बस्तियाँ या आवास, हम सभी किसी न किसी प्रकार के घरों में रहते हैं। अब ये घरों की जब हम बात करते हैं तो चाहे ये ग्रामीण क्षेत्रों में हो चाहे ये शहरी क्षेत्रों में, हमें समझना पड़ेगा कि किस तरीके से इनका निर्माण हुआ है और किन किन वजहों से कुछ जगह किसी स्पेसिफिक या किसी एक पर्टिकुलर कार्य के लिए ज़्यादा मशहूर मानी गई है या ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि जब भी हम बस्तियों की या आवास की बात करते हैं तो आवास कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए जिन क्षेत्रों में जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर छतें जो हैं वो स्लोपिंग या ढलान के साथ दिखाई देंगी। दूसरी तरफ जो रेगिस्तानी इलाका है वहाँ पर छतें जो है वो फ्लैट दिखाई देंगी। इसी तरीके से जो घर के बाहर का जो वरांडा होता है वह ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा मिलेगा, खुला मिलेगा, जबकि शहरी क्षेत्रों में मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स या अपार्टमेंट कल्चर ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये विभिन्नताएं आवास में रहती हैं, पर आवास को जब हम समझते हैं तो विभिन्न प्रकार से विभिन्न आधारों पर हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला बेसिस हम ये कह सकते हैं कि वो साइज़ में कितना बड़ा है, छोटा है, ग्रामीण है, शहरी है, उसका इकोलॉजी क्या है। उसमें हम समझते हैं कि ग्रीन सिटीज़, ज़्यादा सस्टेनेबल सिटीज़ का निर्माण किस तरीके से होता है। इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि किस तरीके से तकनीकी की सहायता से विभिन्न तरीके के आवास ज़्यादा आसानी से देखे गए हैं। दूसरी तरफ हम स्पेशलाइज सेंटर्स देखते हैं। कोई क्षेत्र जो हो सकते हैं वो उद्योगों के लिए प्रसिद्ध हो सकते हैं, कोई क्षेत्र खनन गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध हो सकते हैं। तो अलग अलग क्षेत्र अलग अलग रीज़न से अलग अलग कारणों से प्रसिद्ध होता है। तो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, उन दोनों में किस प्रकार से रहवास होता है उसको समझने की हम कोशिश करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो प्राथमिक गतिविधियाँ हैं जिससे आपकी रोटी कपड़ा और मकान की पूर्ति होती है उन पर ज़्यादा बल दिया गया है। जो लोग होते हैं वो ज़्यादा मिले जुले रूप से एक दूसरे के करीब में रहने की कोशिश करते हैं और जो आसपास के हिंटरलैंड्स हैं, जो आसपास के इलाके हैं वो ज़्यादा विकसित होते हैं। दूसरी तरफ जो सेटलमेंट्स सेकेंडरी हैं या जो शहरी विकास की योजनाओं की हम बात करते हैं, ये शहरी गतिविधियाँ हैं जो हैं वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ या कि ग्रामीण क्षेत्रों पर निर्भर करती हैं। तो जो शहर का विकास हम देखते हैं वो किस पर निर्भर करता है, वो ग्रामीण क्षेत्रों पर निर्भर करता है। शहरों में आर्थिक गतिविधियाँ ज़्यादा महत्व रखती हैं। जो सामाजिक रिलेशंस होते हैं, जो सामाजिक बंधन होते हैं वो उतने मजबूत नहीं देखे गए हैं जितने ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं। लाइफ स्टाइल ज़्यादा फास्ट होती है और जो सोशल रिलेशंस हैं वो ज़्यादा फॉर्मल देखे गए हैं। ग्रामीण कस्बों की अगर हम बात करें तो अगर गंगा नदी के किनारे हम चलते जाएं तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एलुवियल या फर्टाइल मिट्टी देखी गई है, उर्वरक मिट्टी देखी गई है। उसकी वजह से वहाँ पर कई सारी बस्तियाँ हैं। सारी की सारी बस्तियाँ जो हम यहाँ देखेंगे वो काफ़ी नज़दीक में होंगी, एक दूसरे के करीब होंगी और वहाँ पर बहुत सारा पॉपुलेशन या जनसंख्या देखी जाएगी। तो क्लस्टर्ड न्यूक्लिएटेड या एग्लोमरेटेड सेटलमेंट्स जिसे हम कहते हैं मुख्यतः वहाँ पाए जाते हैं जहाँ नदियाँ बहती हैं, फर्टाइल सेक्टर होता है। भारत में गंगा प्लेन्स एक अच्छा एग्जाम्पल है। दूसरा होता है सेमी क्लस्टर्ड या फ्रैगमेंटेड। इसका मतलब ये है कि एक डोमिनेंट कम्युनिटी एक हिस्से में रहेगी और बचे हुए जो पॉपुलेशन है वो दूर में रहेगी। राजस्थान में, गुजरात में मुख्यतः ये प्रथा ज़्यादा देखी गई है। हैमलेट का मतलब होता है कि फिजिकली उनको सेपरेट कर दिया जाता है। कई सारे लोकल नेम्स हैं जैसे नगला, पन्ना, धानी, कई सारे नाम से हैमलेट्स जाने जाते हैं। हैमलेट सेटलमेंट मुख्यतः गंगा प्लेन में, छत्तीसगढ़ में और हिमालय के निचले इलाकों में देखा गया है। अगला है डिस्पर्स या आइसोलेटेड। इसका मतलब ये होता है कि चाहे जंगल हो, चाहे पहाड़ी इलाका हो और रेगिस्तान का क्षेत्र हो, यहाँ पर दूर दूर सेटलमेंट्स या बस्तियाँ देखी गई हैं। मेघालय, उत्तराखंड अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर आपको डिस्पर्स या आइसोलेटेड सेटलमेंट्स देखने को मिलते हैं। चाहे कोई भी सेटलमेंट हो इनमें से, वो कई सारे कारणों से पनपता है। जैसे फिजिकल कारण हो सकता है, वहाँ का टेरेन कैसा है, वहाँ पे वातावरण कैसा है, पानी कितना मिल रहा है। कई बार कल्चरल कारण हो सकते हैं, कई बार वहाँ पर सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक
जो अवधारणा है वो कैसी है, कास्ट के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर बहुत सारे फ्रेगमेंटेशंस हो सकते हैं। इसी तरीके से सिक्योरिटी के आधार पे कई जगह फोर्ट टाउन्स या फोर्ट सेंटर्स बनाए जाते हैं। अगला है अर्बन सेटलमेंट। अब अर्बन सेटलमेंट को हम 3 मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं या विभाजित कर सकते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक कालीन। प्राचीन कालीन में हम बोलेंगे वो शहर जो 2000 सालों से भी ज़्यादा पुराने हैं, जैसे पाटलिपुत्र, मथुरा, प्रयाग, वाराणसी, ये पुराने सेंटर्स हैं। मिडिवल में जो मुगल काल के साथ आए, दिल्ली, लखनऊ, आगरा, जयपुर, ये मिडिवल सेंटर्स हो गए। मॉडर्न सेंटर्स वो हैं जो ब्रिटिश काल के साथ आए, ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग सेंटर्स और हिल स्टेशन। जैसे हम बात करें तो मुंबई, सूरत, दमन, दीव, ये सब ट्रेडिंग सेंटर्स थे। दूसरी तरफ हिल स्टेशंस में नैनीताल, मसूरी, ऊटी, कोडाईकनाल, ये आपके मॉडर्न सेंटर्स हो गए। तो या तो वो हिल स्टेशंस या रिसॉर्ट्स की तरह आए, जहाँ पर क्योंकि वह ठंडे इलाकों से आए थे, उन्हें गर्मी ज़्यादा रहती थी, तो वो ऐसी जगह पसंद करते थे जो थोड़ी पहाड़ी पे हो, और उन्होंने वहाँ पर शहरों का निर्माण कर दिया। दूसरी तरफ जहाँ से व्यापार की गतिविधियां सुचारू रूप से चल सकें, तो वो मॉडर्न सेंटर्स की तरह है। इसके अलावा हम एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स की बात करते हैं या प्रशासनिक सेंटर्स। चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, दिसपुर इसका अच्छा एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं भारत में अर्बनाइजेशन की या शहरीकरण की। तो 2001 के हिसाब से भारत में लगभग 28% जनसंख्या शहर में निवास करती है। अगर हम देखें कि डेवलप्ड कंट्री और विकसित कंट्री और विकासशील देशों में किस तरीके से अंतर पाया गया है, तो भारत में ही अगर हम समझें तो पिछले कुछ दशकों में लगभग 11% शहरीकरण हुआ है। शहरीकरण ऐसा बोलते हैं तो 2050 तक बहुत बढ़ जाएगा। हालांकि कोविड के चलते बहुत सारा रिवर्स माइग्रेशन या उस तरीके का माइग्रेशन भी देखा गया है कि लोग शहरों से वापस अपने छोटे शहर या ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं। शहर अपनी डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जाने जाते हैं, प्रसिद्ध होते हैं क्योंकि वहाँ पर एक स्टैटिक लाइफ स्टाइल नहीं होती है, लाइफ स्टाइल में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस दिखाई देते हैं। अगर यूरोप की हम बात करें तो फ्रांस में वो क्षेत्र जहाँ पर 2000 से ज़्यादा की आबादी है और 2 घरों के बीच में 200 मीटर से ज़्यादा की दूरी नहीं है, उनको शहरी क्षेत्र माना गया है। बोस्टवाना में वो क्षेत्र जहाँ पर 5000 की आबादी है और 75% जो जनसंख्या है वो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में जुड़ी हुई है। भारत में भी इससे एक सिमिलर डेफिनेशन है जो कि हम कुछ देर में समझेंगे। इथोपिया में 2000 से ज़्यादा आबादी वाले, पर पेरू में सिर्फ 100 लोगों से ज़्यादा आबादी वाले क्षेत्रों को शहर माना गया है। तो विश्व भर में अलग अलग जगहों पे अलग अलग डेफिनेशन है। हम चलते हैं भारत में क्या डेफिनेशन है। भारत में 2 प्रमुख कैटेगरीज हैं जो 2011 के सेंसस में दी गई है। पहला है कि चाहे कोई भी म्यूनिसिपैलिटी हो, कोऑपरेशन हो, कंटोनमेंट हो, नोटिफाइड एरिया हो, अगर वो स्टेट्यूटरी टाउन की तरह क्लासिफाइड है, उसकी डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक कुछ भी हो सकती है, उसका जनसंख्या का स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है, उसको हम शहर मानेंगे। वडोदरा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, शिमला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इसके अच्छे एग्जाम्पल हैं। दूसरी तरफ एक और डेफिनेशन है जिसमें ये कहा जाता है कि 5000 की आबादी होनी चाहिए, 400 लोगों से ज़्यादा का घनत्व वहाँ पे देखा जाना चाहिए और लगभग 75% आबादी जो है, मेल आबादी, पुरुष आबादी जो है, नॉन एग्रीकल्चरल में जुड़ी होनी चाहिए। बोस्टवाना में यही डेफिनेशन थी, पर वहाँ पर मेल पॉपुलेशन नहीं था। इंडिया में 75% मेल पॉपुलेशन या पुरुषों की आबादी जो कि कृषि के, गैर कृषि से जुड़ी हुई गतिविधियों में है, उन्हें यहाँ पर काउंट किया गया है। क्लास 1 से लेके क्लास 6 तक के टाउन्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। ये टाउन्स का क्लासिफिकेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहला क्लास वो बोलता है जहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा की आबादी है, और क्लास 5 में 5000 से ज़्यादा की आबादी, उससे कम की आबादी वाले भी हैं पर वो इस क्लासिफिकेशन में नहीं बैठते हैं। वो आपके आते हैं पहला क्लासिफिकेशन जिसमें हमने स्टेट्यूटरी टाउन्स की बात की थी। इसके अलावा अर्बन एग्लोमरेशन महत्वपूर्ण है। अर्बन एग्लोमरेशन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अर्बन एग्लोमरेशन क्या होते हैं, एक मेन शहर है, उसके आसपास जो छोटे छोटे कस्बे बने हैं, और अगर मेन शहर से जुड़ के उसकी पॉपुलेशन 20,000 से ज़्यादा होती है तो उसको अर्बन एग्लोमरेशन कहा गया है। आउटग्रोथ्स वो होते हैं जो शहर से थोड़े दूर हैं पर अपने आप में एक इंडिपेंडेंट रीजन है, अपनी एक खुद की बाउंड्री है, जैसे एक मिलिट्री कैंपस है, एक यूनिवर्सिटी कैंपस है, एक रेलवे कॉलोनी है, तो वो अपने आप में एक पूरा शहर है जो शहर के बाहर थोड़ा
थोड़ा दूर बसा हुआ है उसको आउटग्रोथ्स कहा गया है। अगर क्लास 1 सिटीज़ में हम देखें तो 1951 में 74 क्लास 1 सिटीज़ थी, जो 2001 में बढ़ के 441 हो गई हैं। तो एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ या बढ़ोतरी हमें यहाँ देखने को मिलती है शहरों की आबादी में और शहरों की साइज़ में। इसी तरीके से अगर हम क्लासिफिकेशन के आधार पे देखें तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन के आधार पे हम शहरों को बहुत सारे हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं। ये क्लासिफिकेशन सिर्फ भारत में नहीं, विश्व भर में बहुत जगह मान्य है। अगर हम भारत में देखें तो वो क्षेत्र जहाँ खनन गतिविधियाँ होती हैं, रानीगंज, बोकारो, झरिया, इंडस्ट्रियल सेंटर्स जहाँ पर इंडस्ट्री है, जमशेदपुर एक मेजर सेंटर हो गया, मोदी नगर, कोयम्बटूर, सेलम जहाँ पर आपकी उद्योग आ सकते हैं, प्रशासनिक सेंटर जैसा कि हमने बात की, गांधीनगर, चंडीगढ़, भोपाल, आपका दिल्ली। कमर्शियल या व्यापारिक सेंटर्स वो हैं जहाँ पर मुख्यतः ट्रेड या कॉमर्स देखा गया है, जैसे कोलकाता, सतना, सहारनपुर। शिक्षक संस्थान जहाँ पर बहुत हैं, जैसे पिलानी आपका एक मेजर एजुकेशनल सेंटर हो गया, अलीगढ़, वाराणसी, इलाहाबाद, ये सब आपके एजुकेशनल सेंटर्स हैं। रिलीजियस और कल्चरल की हम बात करें तो ये आपके जड़ों से जुड़े हुए हैं, मथुरा, वाराणसी, अमृतसर, ये सब रिलीजियस और कल्चरल जगह मानी गई हैं। ट्रांसपोर्ट के आधार पर अगर हम देखें तो कांडला, कोची, विशाखापट्टनम आपके मेजर सेंटर्स हैं। कई सारे सेंटर्स डिफेंस के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिनको गैरिसन या कंटोनमेंट रीजन्स कहा गया है। तो अम्बाला, मऊ, ये जो मेजर गैरिसन सेंटर्स या कंटोनमेंट एरियाज माने गए हैं। और टूरिस्ट के लिए आपको पता ही है, भारत का मुख्यतः मेजर इलाका टूरिज़्म से चलता है। तो राजस्थान के कई सारे रेगिस्तानी क्षेत्र, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, फिर आपके जयपुर, इधर आप जाएंगे तो आगरा, पूरा नॉर्थ ईस्ट आपका कम ज़्यादा। तो ये सारा जो है ये आपके टूरिस्ट क्षेत्र हैं जो देखे गए हैं। तो कई सारे शहर आपके अलग अलग गतिविधियों के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। तो शहर कैसे बने, बस्तियाँ कैसे आईं, आवास कैसे हुए, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसको आज हमने एक बहुत ही समरी में, बेसिक में समझा है। आगे के अध्यायों में हम और महत्वपूर्ण एनसीईआरटी के अध्याय लेके आएंगे। तो जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।